नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुखवंत सिंह की लिखी कहानी दौलत राम की मौत। जिस दिन दौलत राम की मौत हुई, कुछ ऐसी बातें घटित हुई जो उनके बेटे को, जब वह उन घटनाओं को अपने दिमाग में घुमाने फिराने लगा, काफी कुछ अजीब सी लगी। 21 जुलाई को सवेरे रंगा को पहली चेतावनी प्राप्त हुई। वह एक रेस्तरां में बैठा सवेरे की दूसरी कॉफी पी रहा था। इस रेस्तरां में वह हर रोज आता था। यह साफ सुथरी अच्छी जगह थी, जिसकी सजावट टीक की पट्टियों से, जिनके चारों ओर सुनहरी लाइनें खींची थी, की गई थी। फर्श की दरी और खिड़कियों पर पड़ी झालरें गहरे भूरे रंग की थी और छत पर चमकते नीले रंग का हीरे की तरह जगमगाता फानूस टंगा था। कमरे की हवा को ठंडा किया जाता था। गर्मी के दिनों में यह शहर की सबसे शांत और शीतल जगह थी। आज इतनी गर्मी नहीं थी जितनी जुलाई में आमतौर पर पड़ती है। सवेरे थोड़ी सी बारिश हुई थी। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे। हवा में नमी होने के कारण एयर कूलर का असर नहीं पड़ रहा था। लोग आते, थोड़ी देर बैठते, छत की तरफ पंखों के लिए नजर डालते, जो रेस्तरां में थे ही नहीं तो ऑर्डर वापस लेकर उठ जाते। सिर्फ पड़ोस के दफ्तरों से आने वाले लोग, जो हमेशा यहाँ आते थे, बैठे रहते। रंगा भी हमेशा आने वालों में से था। गोवा का 3 बादों का बैंड बजने लगा। रंगा समझ नहीं पाता था कि वे क्या बजा रहे हैं, लेकिन वह जानता था कि यह हल्का संगीत नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो उसे कप मेज पर रखकर उसे सुनने को प्रेरित करता है। उसे लगता था कि उसका कुछ विशेष महत्व जरूर है। उसने बाद में भी यही सोचा कि इसका कुछ महत्व होना चाहिए। जैसे ही बैंड ने यह तगड़ा बजाना खत्म किया, बार के पीछे छिपा टेलीफोन बज उठा। रंगा यह तो समझ नहीं पाया कि बारमैन क्या कह रहा है, लेकिन उसने यह जरूर देखा कि वह सिर झुकाकर और एक कान को उंगली से बंद करके सुनने की कोशिश जरूर कर रहा है, और शायद यह भी कह रहा है कि जरा जोर जोर से बोलो। फिर उसने कागज का एक टुकड़ा उठाया, उस पर कुछ लिखा और फोन में उसे दोहराकर संदेश की पुष्टि की। फिर उसे रिसीवर रख दिया और हाल में सिर घुमा घुमा कर देखने लगा कि जो नक्शा फोन वाले ने बताया है, उसे पूरा करने वाला आदमी कौन है। लाइट हाउस की रोशनी की तरह उसकी आंखें इधर उधर घूमी और रंगा पर आकर टिक गई। रंगा ने उसकी नजर बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपना सिर नीचे कर लिया। बारमैन को पूरा संतोष हो गया तो वह उठकर रंगा के पास आया और कहने लगा, आपके लिए टेलीफोन है सर। रंगा ने यह नहीं सोचा कि बारमैन सबसे पहले उसे के पास क्यों आया, या यह कि उसने नाम पूछकर निश्चय क्यों नहीं किया और एकदम कह दिया कि आपके लिए टेलीफोन है। जब बाद में उसने इस पर सोचा तो उसे याद आया कि बारमैन के उसके पास पहुंचने से पहले ही वह उठकर खड़ा हो गया था, और उसे यह भी याद आया कि उसने किसी तरह यह भी महसूस कर लिया था कि खबर अच्छी नहीं होनी चाहिए। यह पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि रेस्तरां में उसके लिए फोन आया था। उसके बहुत से दोस्त जानते थे कि वह 11 बजे यहाँ आकर कॉफी पीता है। वह हमेशा दफ्तर से निकलने से पहले कहता, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, कोई खास बात हो तो संदेश भेज देना। लेकिन वह समझ गया था कि यह फोन न उसके किसी दोस्त का है, न दफ्तर से आया। उसने फोन लिया तो किसी ने कहा, फौरन घर आ जाओ, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। उसने फोन करने वाले का नाम भी नहीं पूछा। बड़े साधारण ढंग से कही गई बात थी। बाद में रंगा को लगा कि कोई बूढ़ा आदमी था। रंगा घर लौट आया और पहली बार दौलत राम अचानक बीमार नहीं हुए थे। समस्या उनकी पित्त बढ़ने की थी।
भोजन में जरा सी सावधानी पेट में जबरदस्त दर्द पैदा कर देती थी। तब मार्फिया के इंजेक्शन और दूसरी दवाएं देकर उन पर काबू पाया जाता था। दर्द तो बंद हो जाता था, लेकिन उन्हें 2 हफ्तों बिस्तर पर बिताने पड़ते। तब वह बड़ी शांति से वक्त बिताते और अपने घर वालों को इकट्ठा करके उन्हें समझाते कि गलत खाने से ही सब बीमारियां पैदा होती है और अब वह बिल्कुल सादा और उबला हुआ खाना ही खाएंगे और निश्चित समय पर ही खाएंगे। फिर उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। आदमी मरता नहीं है, वही खुद को मार डालता है। वे प्रायश्चित करने की भावना से कहते। कुछ दिन तक वे इस तरह व्यवहार करते हैं कि हिस्की के विशेष गिलास में संतरे का रस भरकर पीते। वे अपने मेहमानों से भी जीत करके यही पीने के लिए कहते जिसके उससे इच्छा प्रबल शक्ति प्रमाणित हो। एक गिलास लेकर देखिए तो वे आग्रह करते और नई अर्जित दिव्यता का मुखौटा धारण करके बताते, मैंने पीना छोड़ दिया है। 40 साल तक डॉक्टर पीने के बाद अब छोड़ पाना आसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह कभी महसूस भी नहीं होती। दरअसल अब मैं ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। इसके बाद कहीं बाहर जाने का निमंत्रण मिलता तब एक छोटा पैग लेते, सिर्फ एक छोटा पैग। डॉक्टर कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। फिर 1 के 2 हो जाते और 2 के 3। फिर उन्हें छविस्की के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे अपने नौकर को इतने साधारण ढंग से लाने को कहते जैसे पठन कक्ष से चश्मा मंगवा रहे हो। जब पत्नी किसी काम से बाहर जाती तो एकदम गटक जाते और एक और मंगवा लेते। इससे वे आराम से इस तरह पीते जैसे पहला पी रहे हो और डिनर से पहले एक छोटा पैग कोई नुकसान नहीं करेगा कि दलील देकर पी लेते। अगर पत्नी जरा भी नाक भौं सिकोड़ कर देखती तो पूछते कि हर वक्त टीका टिप्पणी क्यों करती है। इस तरह की दलील देकर 3-4 पैग विस्की पी लेते, कुछ आराम से और कुछ जल्दी से गटक कर पेट में चली जाती। फिर देर से डिनर होता तो उस उबले हुए खाने से पलाने यहाँ की थाली हुई मछली कितनी मज़ेदार होती है, हमारा रसोइया वैसी क्यों नहीं बना पाता। या हमें मीट और अंडे और उसके साथ गाजर मूली भी खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है। उन्होंने भोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और ए से जेड तक सब विटामिनों के बारे में जानते थे। वे तब तक उन्हें खाते चले जाते जब तक वर्णमाला के ये अक्षर उनके पेट में पत्थर बनकर उछलना कूदना शुरू नहीं कर देते। उसके बाद जोर जबरदस्त दर्द शुरू होता और जोर जोर से कराहने की आवाज़ें उठती। उनमें पत्नी के ये शब्द कि तुम कभी मेरी तो सुनते ही नहीं भीतर ही डूब जाते। फिर वही नर्सों, डॉक्टरों और माफियाओं के इंजेक्शनों रिश्तेदारों को ताड़ देने का तांता शुरू हो जाता। भगवान न करे कि कोई अनहोनी घट जाए। फिर आराम और हमेशा का मुहावरा, आदमी मरता नहीं वह खुद को अपने मारता है। पहले 2-3 दफ़ा तो रंगा को ये चेतावनियाँ काफ़ी परेशान करने वाली लगी। घर में पूछताछ की गई, जरा सोच कर बताओ पापा की उम्र अब क्या होगी। और अरे यह तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसके बाद वह निश्चिंत हो गया। अब वह पहली बात यह कहता तो फिर शुरू हो गए। लेकिन इस बार जैसा मैंने पहले कहा, रंगा को लग रहा था कि मामला गंभीर है। बाहर का मौसम भी खराब था। सूरज काले घुमड़ते बादलों से बेतरह लड़ रहा था जो उसे बार बार ढक लेते थे। जरा भी ठंडी हवा नहीं चल रही थी और बगीचे के पेड़ जैसे मुंह लटकाए खड़े थे। और घर भी, हालांकि यह कहना सही नहीं लगता, विधवा की तरह दुखी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह घर की दीवारें थी। इंजोरा की जो बेल चारों तरफ अपनी हरी भरी पत्तियों और खिले हुए गुलाबी फूलों से लहलहाती फैली रहती थी, इस समय जगह जगह से शुष्क और खाली नजर आती थी और लगता था कि घर को जैसे लकवा मार गया है।
इस समय वहां एकदम शांति छाई हुई थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सामान्यतः घर भर के बच्चे और सभी उम्रों के नाती पोते अपनी अपनी आयाओं के साथ इधर उधर दौड़ लगाते दिखाई देते और उनके साथ नौकरों के बच्चे भी मिलजुल कर खेलते कूदते रहते। हाल के प्रवेश द्वार पर आज टेलीफोन के पास बैठा चपरासी भी दिखाई नहीं दिया। टेलीफोन भी मेज से हटा दिया गया था। सामने वाले मैदान से मिलते जुलने वालों की गाड़ियां भी नहीं थी और चपरासी इस समय शायद अपनी बीवी के पास बैठा चिलम पी रहा होगा। लेकिन चपरासी ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि भिखारी इसका फायदा उठा सकते हैं। इन पर काबू करने के लिए वह ज्यादातर अपने अल्सेशियस कुत्ते मोती पर निर्भर करता था। मोती पोशाक से ही लोगों को पहचान लेता था। वह यूरोपियन वेशभूषा को ही पसंद करता था और बाकी सबकी धोती या कुर्ता दांत से खींचकर उन्हें बाहर भगा देता था। लेकिन इस सुबह वहां एक भिखारी ही नहीं दिखाई दे रहा था। वह प्रवेश मार्ग के बीचों बीच चुपचाप बैठा था। उसका सिर घुटनों के भीतर था और दोनों हाथ घुटनों को घेरे हुए थे। मोती कुछ दूर खड़ा उसका जायजा ले रहा था। कभी उसकी दाईं तरफ देखता, कभी बाईं तरफ और कोशिश कर रहा था कि उसकी असलियत को पहचाने। रंगा कार से बाहर निकला तो हमेशा की तरह उसने उसका स्वागत नहीं किया। भिखारी पर न किसी के आने जाने का और न कारों की आवाज का कोई असर पड़ रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? रंगा ने डपकते हुए पूछा। भीख मांगने के बारे में उसके विचार बड़े कठोर थे। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। 80 से ज्यादा का लग रहा था। पूरी कमीज के ऊपर मुंह से नीचे पेट पर लंबी सफेद दाढ़ी फैली हुई थी। सिर पर ढीली ढाली पगड़ी थी जिसके भीतर से सफेद बाल बाहर निकल रहे थे। आंखों पर घनी भवें थी, वे भी एकदम सफेद थी। उसने रंगा को उदास नजरों से देखा। रंगा को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने मीठी आवाज में फिर पूछा, आपको क्या चाहिए बाबूजी? बूढ़े ने रंगा की तरफ से नजरें नहीं हटाई और सिर हिलाया। रंगा को लगा जैसे वह तस्वीर के फ्रेम में जड़ दिया गया है। यूं था वह भिखारी ही विभाजन के बाद से ऐसे लोगों की जैसे बाढ़ आ गई थी। यह भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक होगा जो अपना घर बार खो चुके हैं। इसके घर वाले आम हत्याकांड में मारे गए होंगे और अब वह इतना बूढ़ा हो चुका है कि जिंदगी चलाने के लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा भी कोई बात थी। रंगा को लग रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल निकल कर दाढ़ी में समाते जा रहे थे। मोती भी उसके पास आया, उसे सूंघा और रिरियाते हुए वापस लौट गया। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई बेटा बेटी जो आपकी देखभाल करे? बूढ़ा ने फिर सिर हिलाया। मोती फिर उसके पास आया और सूंघ कर रंगा के पास जाकर खड़ा हो गया। रंगा को लगा कि ज्यादा बात करना फिजूल है। आप रसोई घर में चले जाए। यह कहकर उसने नौकरों के क्वार्टर की तरफ इशारा किया। मैं उससे कह दूंगा कि आपको खाना दे दे। यह कहकर रंगा आगे बढ़ा। उसे लग रहा था कि बूढ़ा उसे पीछे खींच रहा है। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। रंगा ने इसे पहले कहाँ देखा था। उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा पहले की तरह घुटनों में मुंह घुसाए बैठा नजर आया। शायद वह सो गया था। वह मोती से टकराया और गिरते गिरते बचा। दौलत राम हमेशा की तरह परेशान थे। वे पेट पकड़ते कराह रहे थे। चारों तरफ रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। एक नर्स उसकी बाह पर स्पीट मल रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन के लिए सुई तैयार कर रहा था। फिर उसने सुई बाह में गड़ाई और जोर लगाकर मर्फिया भीतर पहुंचा दिया। 2-3 मिनट में नशा उनके शरीर में फैल गया और वे सो गए।
डॉक्टर ने बक्सा बंद किया, नर्स को हिदायतें दी और बाहर चले गए। रिश्तेदार अंगूठों के बल धीरे धीरे चलते हुए वापस लौटने लगे। रंगा ने मोती को घसीटकर जबरदस्ती बाहर निकाला। बेडरूम से बाहर निकलकर रंगा को पता लगा कि उसके भाई और बहन वहाँ नहीं है। दोनों दिल्ली से काफ़ी दूर रहते थे और उन्हें पिता के बारे में बताना काफ़ी कठिन था। भाई ने बताया कि उसे एक इमरजेंसी में हो रही मीटिंग से निकलकर आना पड़ा। बहन सप्ताहांत की खरीदारी करने राजधानी आई ही थी। स्थिति गंभीर थी। परिवार की यह परंपरा थी कि मृत्यु के समय सब रिश्तेदार इकट्ठे हो। रंगा के परिवार में अभी तक कोई अकेला या अचानक नहीं मर रहा था। कोई बात होती थी जो सबको इकट्ठा कर लेती थी, कभी चिट्ठियों और तारों के द्वारा और कभी कोई आंतरिक भावना ही उन्हें एक साथ ले आती थी। इस बात पर बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत नहीं है। नर्स बाहर आकर बता गई कि वे आराम से सो रहे हैं और उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है और मोती को बांध दिया जाए, क्योंकि वह बार बार भीतर जाकर पैरों के बल पलंग पर खड़ा हो जाता और दौलत राम को देखने लगता है। जब लंच दिया गया तब रंगा को बाहर बैठे भिखारी की याद आई। वह मेज पर बैठा भाई से बात कर रहा था। उसने दीवार की तरफ देखा तो उसकी नज़र अपने बाबा के ऊपर लगे फोटो पर पड़ी। नज़र पड़ी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तस्वीर यहाँ पिछले 20 साल से लगी थी। दरअसल पहली बार रंगा ने भारी भरकम पगड़ी के नीचे छिपी और लंबी सफ़ेद दाढ़ी तथा घनी सफ़ेद भौवें वाली इस शक्ल को पहचाना। बड़ी अजीब सी बात थी। लग रहा था कि तस्वीर में बना चेहरा भी रंगा को पहली दफा देख रहा है। रंगा का चेहरा पीला पड़ गया। वह बेवकूफ़ों की तरह आंखें फाड़े उस शांत चेहरे को देखता रहा। उसकी आंख झपकने में ही नहीं आ रही थी। हाथ में पगड़ी चम्मच से सूप मेज पर गिरने लगा। क्या बात है भाई? ने पूछा। लगता है तुमने भूत देख लिया हो। रंगा ने चम्मच नीचे प्लेट में डाल दी और बरबराने लगा। वह भिखारी, वह भिखारी। कौन सा भिखारी? भाई ने परेशान होकर पूछा। मैं अभी वापस आता हूँ। यह कहकर रंगा उठा और मकान के बाहर भागा। बूढ़ा वहाँ नहीं था। रंगा से पहले ज्यादा पीला पड़कर कमरे में वापस लौटा। वह तो गया, मोती कहाँ है? तुम क्या कह रहे हो? कौन गया? मोती कहाँ है? रंगा फिर बोला। कहीं फिर बेडरूम में तो नहीं चला गया? नहीं सर, नर्स ने मुंह पोंछते हुए कहा। मैंने कमरा बंद कर दिया है, फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। सब लोग उठकर नर्स के पीछे हो लिए। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। रंगा नर्स के पीछे अंगूठे के बल भीतर पहुंचा। दौलत राम गहरी नींद में सोते नजर आ रहे थे। उनकी बगल में पलंग पर मोती भी लेटा था। वह अपराधी आंखों से सामने देख रहा था। इन लोगों को देखकर वह रिरियाने लगा। रंगा ने देखा कि दौलत राम की सांस नहीं चल रही है। वह सुबकता हुआ बाहर आया। वह भिखारी, वह तो गया, वह तो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।